आपको तुलना तो करना, आपको उनके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में तुलना करनी पड़ेगी। वो अंतर लाखों में गिनी जाए, करोड़ों में गिनी जाए या हजारों में? लाखों में। युवा पर अब लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो छुपा नहीं है, पूरी तरीके से चरमरा रही है। बहुत ही बढ़िया मैं आपने पूछा, ये स्पष्ट मैं करना चाहता था। इस बीच मेरी खाप पंचायत के सदस्यों से भी मुलाकात हुई, जहां अजीत सिंह ने घर घर जाकर के एकता का भाव लाया। दंगे के बाद जाट बाइक जो कम्युनिटी है वो हिंदुत्व की बहुत बड़ी परोधा है कि अब चौधरी घर के परिवार के युवा भाजपा में शामिल हो, ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं। वो तो सामने है, चवन्नी थोड़े ना हो जो पलट जाओ। मैं इतना बड़ा मुद्दा है कि जो इस प्रदेश के लिए बहुत अहम है। मैं माननीय जयंत चौधरी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं नेशनल पिलर का खास प्रोग्राम। लगातार एक के बाद एक नए समीकरण पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी पर सभी की निगाहें हैं। सभी पार्टियां लगी हुई हैं कि किस तरीके से सभी समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। सभी बड़ी तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। क्या बड़ी तैयारी आपकी चल रही है पश्चिमी यूपी को लेकर के? पहला सवाल मेरा उसी पर है, पहले चरण को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, जिसमें कार्यकर्ताओं की बहुत अधिक संख्या है। हाँ। और हमारी पार्टी में चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हाँ। चाहे एक बूथ लेवल कार्यकर्ता हो, सब के सब पूरे मनोयोग से चुनाव में लगते हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है कि 2022 के चुनाव में हम लोगों को पिछली बार से बेहतर रिजल्ट्स देने हैं। तो अब एक के बाद एक दिग्गज नेता तो उतार दिए हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में उसका बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? वोट बैंक में वो तब्दील होगा या नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से बेहतर हम लोग रिजल्ट्स देने वाले हैं। जनता बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि कौन लोग कोरे वादे कर रहे हैं, कौन लोग केवल जातीयता की राजनीति कर रहे हैं, और किन लोगों ने पिछले 5 वर्ष में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, 7.5 वर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की दशा दिशा दोनों बदली हैं। आज आप देखिए कि डिस्टेंसेस कितने घट गए हैं, नेशनल हाईवेज कितने ज़्यादा बने हैं, RRTS बन रही है, मेट्रो बन रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मीरा जी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ वो लोग हैं, खास करके आपने प्रभाव डाला है और बड़ी मुस्कुराहट के साथ। इसको क्या कहना है? मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जो इस प्रदेश के लिए बहुत अहम है जी। और एक जो सबसे बड़ी बात, भाजपा कर पाई? यस, भाजपा ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिला। कुछ घटनाएं हुई तो इमीडिएट एक्शन हुआ। बहुत सारे उदाहरण हाथरस के भी दिए जाते हैं, लखीमपुर खीरी के भी दिए जाते हैं, उन पर क्या कहना है? बंद हुए ना जी। लखीमपुर खीरी कांड में हमारे केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। आगे की क्या कार्रवाई हुई? सवाल तो ये उठता है कि उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई पत्रकार को लेकर। एक मंत्री का बेटा जेल में है उस दिन से। जहां तक आपने दूसरी हाथरस की घटना बताई, सबके सब लोग जेल में हैं। पहले एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक जाति विशेष के खिलाफ FIR तक नहीं हो पाती थी जी। और मैं आपको जिनकी जो फितरत है वो वैसा करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष जब कहता है, लेट मी फिनिश। जी।
आप देखिए, हमारी फितरत है बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देना। हाँ। दूसरों की फितरत क्या है? गाजियाबाद में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी आए जी। और वहाँ एक पत्रकार के साथ, आम जनता की बात छोड़ दीजिए, एक पत्रकार के साथ चुनावी कैंपेन में जिस प्रकार से मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ, तो ये दिखाता है कि अगर इनको गलती से भी सत्ता मिल गई तो किस प्रकार का आने वाला 5 साल लॉ एंड ऑर्डर का होगा। ये तो कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली एक हिंट भी दे दिया है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में अमित शाह जी जाते हैं और कहते हैं कि वो दंगा नहीं भूलना चाहिए, वहीं जयंत चौधरी कहते हैं कि इतनी फिक्र हमारी अब क्यों हो रही है, क्यों ऑफर दिए जा रहे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, गठबंधन मजबूत नहीं है, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है? हमको बिल्कुल डर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार से हम बेहतर करेंगे जी। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, उपलब्धि बताएं। मैं माननीय जयंत चौधरी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री किसने नहीं बनने दिया? मुलायम सिंह यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो जबकि मुलायम सिंह यादव को पॉलिटिक्स में चौधरी चरण सिंह साहब ने बहुत प्रमोट किया जी। उनको नेता विपक्ष बनाया और उनको बहुत प्रमोट किया, और जब उनके बेटे का नंबर आया तो नहीं बना पाए। तो समझते हैं कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि अब चौधरी घर के परिवार के युवा भाजपा में शामिल हों, ऐसे हिंट दिए जा रहे हैं। वो तो सामने हैं और वो कह भी रहे हैं कि मैं चवन्नी थोड़े ना हूं जो पलट जाऊंगा। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हाँ। जाट बाइक जो कम्युनिटी है वो हिंदुत्व की बहुत बड़ी पुरोधा है। मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जाटों के साथ जो पिछले 15 सालों की सरकार में, 17 से पुरानी सरकार में किस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ सबके सामने। मुजफ्फरनगर का जो इतना बड़ा दंगा हुआ, शुरुआत कैसे हुई? 2 लड़कों ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, जिन लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने छेड़ा, उनसे कहा कि भाई आप हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। इस बीच मेरी खाप पंचायत के सदस्यों से भी मुलाकात हुई। उनका कहना है कि जहां अजीत सिंह ने घर घर जाकर के एकता का भाव लाया दंगे के बाद में, अब भाजपा कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ रही है, उस बांटना चाहती है। उसको लेकर के क्या कहना? जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, या जो जाति या जो धर्म के लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु के बाद लोकदल का जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली समय रहा है वो तब रहा है जब 2009 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया जी। उस समय 5 लोकसभा की सीटें लोकदल ने जीती। उसके बाद लोकदल की स्थिति क्या हो गई आपको सबको मालूम है। उसकी वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि नेता तो गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे कार्यकर्ता का, उसके सपोर्टर का गठबंधन नहीं हो पाता। जयंत चौधरी साहब भूल सकते हैं, लेकिन जो चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी हैं वो कभी नहीं भूलेंगे कि उनको मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं बनने दिया। चलिए, ये है राजनीति की बातें। साथ में अगर मैं युवा को लेकर के भी बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि ग्राउंड पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। युवा पर अब लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो छुपा नहीं है। उसको लेकर के क्या कहना है? अब देखा ऐसे जा रहा है कि भाजपा रोजगार में फेल रही तो अब ये सभी हथकंडे अपना रही है। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं इसका चाहता था कि इसका जवाब दूं। हाँ। 2007 से 12 और 12 से 17 जी। कितने युवकों को रोजगार दिए उसका एक डाटा निकालिए। हाँ। और 17 से 22 हाँ। निश्चित रूप से इस पीरियड में ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। वो कहेंगे फिर तुलना करने बैठ गए कि विपक्ष से कहीं ना कहीं आपको तुलना करना पड़ेगा। हाँ। आपको
तुलना तो करना आपको, उनके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में तुलना करनी पड़ेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात, हाँ, वो अंतर लाखों में गिनी जाए, करोड़ों में गिनी जाए या हजारों में? लाखों में। और एक जो सबसे बड़ी बात जी, हमारे पीरियड में जो नौकरियां निकली वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ निकली। 7 से 12 और 12 से 17 में जो नौकरियां निकलती थी वो जाति विशेष का उसमें दबदबा होता था जी। तो ये सारी की सारी चीजें उनके फितरत में तो क्या बड़ी चीजें हैं सर जिनको लेकर के आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं 2022 के लिए, और आप मानते हैं कि 2022 भाजपा के नाम होने वाला है? वो क्या बड़ी चीजें हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे दोनों शीर्ष नेता, चाहे माननीय मोदी जी हों चाहे माननीय योगी जी हो जी, दोनों का जो मेहनत करने का स्तर है उसको एक विपक्ष का आदमी भी रिकॉग्नाइज करता है, कितनी मेहनती हैं दोनों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, ये लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, अभी एक विपक्षी जो हमारा दल है जी। जो इस समय अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है मुख्य विपक्षी दल के रूप में, गठबंधन के रूप में, उन्होंने कहा साहब मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया। प्रदेश की जनता की ओर से मैं पूछता हूँ, जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, कितने घंटे बिजली दे रहे थे और कितने जिलों में दे रहे थे? एक रामपुर में बिजली मिलती थी, एक इटावा में बिजली मिलती थी, बाकी तो बिजली नहीं मिल रही थी। तो जहां हमारा बिछाया हुआ है बस उस पर क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी ले जा रही है, और हर चीज को कहते हैं लेकर के कि भाई एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं सपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसको भी भाजपा ने अपने नाम कर लिया। देखिए, मैं अगर कोई चीज सोचूं जी और कर नहीं पाऊं, हाँ, तो सोचने भर से उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्रेडिट उसको मिलता है जो जमीन पे काम करके दिखाता है। मैं सोच लूं कि चांद तारे में जमीन पे ले आऊंगा, हाँ, और मैं एक हवा का झोंका भी नहीं अच्छा ला पाऊं जनता के लिए, तो उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता मुझे। एक चीज देखी जाती है कि जो साइलेंट वोटर्स की तादाद है वो भी कम नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो वो देखते हैं, और हम कहते हैं कि चुप्पे चाप कमल छाप ना कर जाएं, जैसी हमारी देशी भाषा है उसको लेकर के कहते हैं। तो लगता है कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कितनी सीटें आश्वस्त हैं उनको लेकर के कि वोट में भी तब्दील होंगी और विपक्ष को चुनौती देंगी? देखिए, आपने अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दे दिया है। हाँ, कि जो साइलेंट वोटर है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसका एक कारण है जी, ऐसे ही नहीं है। नहीं, तादाद की बात की जा रही है, यहाँ तादाद की बात बहुत बड़ी तादाद है जी। साइलेंट वोटर लगभग 35 से 40% है। जो छोटी छोटी जातियां हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है जब वो इकट्ठा होते हैं। दूसरा मैं बताता हूँ वो क्यों हमारे साथ हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिला। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज 39 शुरू हो गए हैं। मेडिकल फैसिलिटी उनको बेहतर। लोग वो भी नहीं भूले जो महामारी के बीच में हुआ है, जिस तरीके से सब स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखें तो पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया। मैं आपने पूछा, ये स्पष्ट मैं करना चाहता था जी। ये एक वैश्विक महामारी थी। अमेरिका जैसे देश में जिसकी आबादी 32 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, वहाँ कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए और उत्तर प्रदेश में कितने हुए? मैं मानता हूँ एक भी कैजुअल्टी दुखद है। वहाँ कितनी कैजुअल्टी हुई जो वर्ल्ड में महाशक्ति सुपर पावर, और उत्तर प्रदेश में कितनी हुई? अकेले योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उस पीरियड में खुद कोरोना से प्रभावित हुए, बीमार हुए। जैसे ही ठीक हुए उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग वो गए। गाजियाबाद में आए, मैं उनके साथ था। कोविड कमांड सेंटर गए, गांव में गए। आज का दिन हो जाता है क्योंकि आज आप जिले के हॉस्पिटल्स में गए। हाँ। और बाकायदा पूरी बैठ के प्लानिंग की। उस पीरियड में उनके पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन वो उसमें भी नहीं गए और उन्होंने कहा मेरा परिवार 4-6 लोगों का परिवार नहीं है, 25 करोड़ का मेरा परिवार है। हमने इस देश में ऐसा माहौल बनाया। नहीं तो आपको याद होगा मीरा जी,
हमारे जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा था ये भाजपा की वैक्सीन है और उसका असर ये हुआ जिन जिन को वैक्सीन लग गई अब वो सब मानते हैं कि ये तो भाजपा में हो गई। और उन्होंने और उनके पिताजी ने भी जो इस वैक्सीन की बुराई कर रहे थे, दोनों ने वैक्सीन लगवाई। चलिए, ये सवाल आपने कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी किया है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो एक सवाल और भी है जो जोरों शोरों पर है और 22 करोड़ की जनता, या आपके हिसाब से जो बात की 25 करोड़ की जनता यूपी की, वो सोचती है कि भैया काम कम होता है, प्रचार ज़्यादा होता है, इसको लेकर के तकलीफ ज़्यादा है जनता को, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये बिल्कुल रिवर्स है जी। बगल का राज्य है दिल्ली, हाँ। उनका प्रचार का कितना बजट है और यूपी का कितना बजट है, अगर आप उसको एरिया वाइज देखेंगे, आबादी वाइज देखेंगे, तो शायद हम लोग जो प्रचार पे खर्च कर रहे हैं वो शायद उनके मुकाबले 10% भी नहीं है। ये एक विपक्ष की सोची समझी साजिश है। प्रचार वही कर सकता है जिसने कुछ किया हो, खाली प्रचार नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अगले बार आप प्रोग्राम, समाजवादी को गठबंधन को अगली बार आप प्रोग्राम करिए, उनसे पूछिए कितनी नौकरी दी, उसमें किस किस जाति के कितने थे, इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस, ठीक है, और हम बताते हैं कितनी की। दूसरा, कितनी मेडिकल सुविधाएं दी, कितने एक्सप्रेसवे बनाए, क्या क्या उन्होंने किया, पूरा एक उनसे ऑन ओथ ले लीजिए और ऑन ओथ हम देते हैं आप।